दोस्तों ये है कूपर जो अपनी बेटी के साथ एक कॉन्सर्ट में जा रहा है जहां एक मशहूर सिंगर रेवन को आना है और कूपर की बेटी उसकी बहुत बड़ी फैन है। कॉन्सर्ट काफी बड़ा था, तकरीबन 20,000 फैंस आए हुए थे। कूपर की बेटी स्कूल में अच्छे नंबर्स लाई थी, जिसका इनाम कूपर ने ये दिया कि अपने और अपनी बेटी के लिए आगे की सीट्स बुक कर ली, जिससे उसकी बेटी काफी खुश हो जाती है। कूपर नोटिस करता है कि इस बिल्डिंग में कुछ ज्यादा ही पुलिस और सिक्योरिटी लगी हुई है। तभी पुलिस वाले एक आदमी को उठाकर पूछताछ करने ले जाते हैं, जो देखकर कूपर काफी घबरा जाता है। उसके अंदर अजीब सा डर था। कुछ ही देर में कॉन्सर्ट शुरू हो गया और रेवन स्टेज पर आकर गाना गाना शुरू करती है। पूरा हॉल लोगों के शोर से गूंज उठता है। लोग खुशी में जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिनमें कूपर की बेटी भी थी। कूपर अब टॉयलेट का बहाना बनाकर हॉल से बाहर निकल आता है। फिर वो टॉयलेट में जाकर अपने मोबाइल के सिक्योरिटी ऐप को खोलता है, जिससे हमें पता चलता है कि कूपर ने एक लड़के को एक बेसमेंट में किडनैप करके रखा हुआ है। अब हम बाहर का सीन देखते हैं, जहां बिल्डिंग को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। अब कूपर कॉन्सर्ट में वापस आ जाता है और जब उसने बढ़ती हुई पुलिस को देखा तो उसकी परेशानी भी बढ़ने लगी। आधा कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ये दोनों कूपर की बेटी के लिए रेवन की टी शर्ट लेने जाते हैं, लेकिन उसके साइज में बस एक ही टी शर्ट रह गई थी, जिसे कोई और लड़की भी लेने की जिद करती है। ये देखकर कूपर अपनी बेटी को समझाने लगा कि टी शर्ट तुम उस लड़की को लेने दो, और उसकी बेटी मान भी जाती है, क्योंकि वो अपने पापा की कोई बात को इनकार नहीं कर सकती थी। ये देखकर शॉप पर काम करने वाला वर्कर उसकी बेटी से काफी इम्प्रेस हुआ और वो कूपर को कहता है कि जब नया स्टॉक आ जाएगा तो मैं आपकी बेटी के लिए ऐसी टी शर्ट पहले से ही अलग करके रख दूंगा। अब कूपर इस वर्कर का फायदा उठाने का सोचता है और उससे पूछने लगता है कि आज यहाँ कॉन्सर्ट में इतनी पुलिस और सिक्योरिटी क्यों है। इस पर वर्कर उसे बताता है कि वैसे तो ये बात खुफिया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। तुमने मशहूर खूनी बूचर के बारे में तो सुना ही होगा, जो लोगों को किडनैप करता है और फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके बेरहमी से मार देता है। पुलिस को खबर मिली है कि वो खूनी बूचर आज यहाँ पर आ रहा है, तो उसे पकड़ने के लिए ही पुलिस ने ये कॉन्सर्ट रखवाया है, ताकि पुलिस उस खूनी बूचर को अपने जाल में फंसाकर पकड़ सके, क्योंकि यहाँ आने के बाद वो निकल नहीं पाएगा और किसी भी हालत में पकड़ा जरूर जाएगा। क्योंकि मॉल के हर एग्जिट डोर और बाहर जाने के रास्ते पर पुलिस और सिक्योरिटी लगी हुई है। सिर्फ एक ही रास्ता है बाहर जाने का, और वो है स्टेज की बैक साइड पर, लेकिन वहाँ भी हर कोई नहीं जा सकता। ये सुनकर कूपर बाहर से तो नॉर्मल होने की एक्टिंग कर रहा था, लेकिन अंदर से उसकी सांस अटक गई थी। उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो खूनी बूचर और कोई नहीं बल्कि खुद कूपर ही है। अब वो अपनी बेटी के साथ यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। उसे पता चलता है कि वाकई हर एग्जिट पर बहुत सारी सिक्योरिटी लगी हुई है और दरवाजे को सिर्फ यहाँ काम कर रहे वर्कर्स की आईडी से ही खोला जा सकता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पर गई जिसने बहुत ज्यादा ही शराब पी ली थी। कूपर उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। तब उसके आसपास बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, जिस चीज का फायदा उठाकर कूपर अपनी बेटी को लेकर निकलने का सोचता है, पर बाहर तो कुछ ज्यादा ही पुलिस थी, इसलिए मजबूरन वो वापस कॉन्सर्ट में ही आ जाता है। अब दूसरे गाने के लिए रेवन अपने साथी सिंगर को बुलाती है, जो स्टेज के नीचे से निकलकर आता है। ये देखकर कूपर वहां जाने का फैसला करता है और अपनी बेटी से कहता है कि चलो स्टेज के नीचे चलते हैं, वहां बहुत मजा आएगा। उसकी बेटी हैरान होते हुए कहती है कि पापा यहाँ जाने की परमिशन नहीं है, आप ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं, हम यही ठीक हैं। इसलिए कूपर कुछ बहाना बनाकर एक बार फिर से उसी टी शर्ट बेचने वाले वर्कर के पास जाता है। वो कूपर को देखकर कहता है, अरे सर, टी शर्ट का नया स्टॉक आ गया है और मैं आपकी बेटी के लिए स्टॉक में से टी शर्ट लेने स्टोर में जाने ही वाला था। कूपर उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? इस पर वर्कर बिना सोचे ही मान जाता है। स्टोर में आकर जब वर्कर न्यू स्टॉक वाला बॉक्स उठा रहा था, तब चुपके से कूपर उसकी आईडी चुरा लेता है। इस वर्कर को बहुत बड़बड़ करने की आदत थी। फिर बातों ही बातों में वर्कर कूपर को बताता है कि पुलिस के इस बिछाए जाल के बारे में सब वर्कर्स को पता है और सबको पुलिस ने अलग अलग कोड दिए हैं। कूपर उससे पूछता है कि तुम्हारा खुफिया कोड क्या है, जिस पर एक बार फिर वो बिना सोचे ही बता देता है कि मेरा खुफिया कोड है हैमिल्टन। और अब वो वर्कर कूपर को एक टी शर्ट निकाल कर दे देता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अब ये दोनों ऊपर आ जाते हैं। कूपर उसकी आईडी कार्ड की मदद से दरवाजा खोलने लगता है और वो एक ऐसे रूम में चला जाता है जहाँ पुलिस की खुफिया मीटिंग चल रही थी। पुलिस उसको एक वर्कर समझती है। अब कूपर यहाँ से कॉफी लेकर जाने लगता है। साथ ही उसने पुलिस का एक रेडियो भी चुरा लिया था, जिसके बाद वो फिर से कॉन्सर्ट में आ जाता है
और यहाँ रेडियो पर पुलिस की पूरी प्लानिंग सुनने लगता है। उनकी बातों से उसे पता चलता है कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे एक बूढ़े डॉक्टर का हाथ है, जिसका काम है खूनी की पहचान करना, क्योंकि किसी ने भी उस खूनी बूचर का चेहरा नहीं देखा है और पुलिस को बस इतना पता है कि वो एक आदमी है। अब वो अपनी बेटी से कहता है कि मुझे एक बार फिर से बाहर जाना होगा, मैं अपना क्रेडिट कार्ड भूल गया हूँ। इतना बोलकर वो फिर से बाहर चले जाता है। अब कूपर सोचता है कि मैं फायर अलार्म बजा देता हूँ, जिससे यहाँ भगदड़ मच जाएगी और तब भीड़ का फायदा उठाकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन तभी रेडियो पर उसे बूढ़े डॉक्टर की आवाज आई, जो कह रहा था कि खूनी बूचर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होगा और ये भी हो सकता है कि वो फायर अलार्म बजा देगा। अगर ऐसा होता है तो सिर्फ बच्चों और औरतों को ही बाहर निकाला जाएगा। जो सुनकर कूपर एक बार फिर से परेशान हो गया, क्योंकि उसका ये प्लान भी फेल हो गया था। तभी उसकी नजर किचन पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो स्टोव की आग को तेज करके गरम गरम तेल के अंदर कांच की बोतल डाल देता है, जिसके कुछ ही देर में वो बोतलें फट जाती हैं और एक लड़की के ऊपर वो खौलता हुआ तेल गिर जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा जल गई थी। इसलिए पुलिस उसकी मदद करने आ जाती है और कूपर मौके का फायदा उठाकर एक एप्रन पहनकर ऊपर छत पर आ जाता है। लेकिन उसे यहाँ भी पुलिस खड़ी हुई मिलती है। वो कूपर से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो जवाब देता है, बस मैं यहाँ ताजी हवा खाने आ गया था ताकि अपना मूड थोड़ा फ्रेश कर सकूं। नीचे किचन में एक हादसा हुआ है जिसमें मेरी दोस्त बहुत ज्यादा जल गई है। अब पुलिस उससे उसका वर्कर कोड पूछती है। तब वो पुलिस को टी शर्ट वाले वर्कर का कोड बता देता है, यानी हैमिल्टन। फिर पुलिस उसका आईडी कार्ड मांगती है, जिस पर वो अपने एप्रन को चेक करने लगता है और एप्रन में एक वर्कर का पर्स था, जिसमें पुलिस का दिया हुआ वो कार्ड भी था, जिसे कूपर पुलिस वाले को दिखा देता है, जिससे उनको यकीन हो जाता है कि कूपर यहाँ का ही एक वर्कर है। लेकिन उसका छत से भागने का प्लान तो चौपट हो चुका था। यहाँ बीच बीच में कूपर को अपनी माँ का भी ख्याल आ रहा था, जो बचपन में कूपर पर जुल्म करती थी। इसी वजह से वो आज एक किलर बन चुका है। कूपर वापस कॉन्सर्ट में अपनी बेटी के पास आ जाता है, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज शायद मेरा गेम खत्म हो जाएगा। पर तभी उसकी बेटी उसे बताती है कि आज सिंगर रेवन अपने फैंस में से किसी भी एक फैन को चुनकर स्टेज पर बुलाएगी और उसे रेवन के साथ डांस करने का मौका दिया जाएगा, और साथ ही उसके साथ वो स्टेज के बैक साइड पर जाकर उसका ऑटोग्राफ भी ले सकते हैं। स्टेज की बैक साइड वाली बात सुनकर कूपर काफी खुश हो गया था, क्योंकि सिर्फ वही एक जगह थी जहां उन्हें पुलिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर वो बड़ी चालाकी से वहां मौजूद सिंगर रेवन के अंकल के पास जाता है और उससे रेवन की बहुत तारीफें करने लगता है। और कूपर उससे झूठ बोलता है कि मेरी बेटी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ रही है और वो रेवन की बहुत बड़ी फैन है। क्या आप स्टेज पर जाने के लिए मेरी बेटी को चुन सकते हैं? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये सुनकर रेवन के अंकल को कूपर की बेटी पर तरस आ गया और ये लोग उसकी बेटी को ही रेवन के साथ डांस करने के लिए चुन लेते हैं। इससे उसकी बेटी काफी खुश हो जाती है। इन दोनों को स्टेज के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर रेवन कूपर की बेटी को स्टेज पर बुलाकर उसके साथ डांस करती है। तभी कूपर की नजर एक लड़की पर गई जो बेहोश होने वाली थी। कूपर उसे उठाकर मेडिकल रूम तक ले जाता है, जो देखकर आसपास के लोग कूपर से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये कितना भला आदमी है। इस मौके का फायदा उठाकर कूपर बड़े आराम से मैनेजर से बात करता है और वो कहता है कि आपसे एक फेवर चाहिए था। क्या मैं और मेरी बेटी स्टेज के पीछे वाले रास्ते से जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होगी और हम आराम से निकल जाएंगे। इसके लिए मैनेजर भी मान जाती है। कॉन्सर्ट खत्म होते ही मैनेजर इन्हें स्टेज के पिछले दरवाजे से बाहर जाने का रास्ता दिखाती है, लेकिन वहाँ भी पुलिस खड़ी हुई थी, यानी कि कूपर यहाँ से भी नहीं निकल सकता था। वो सोचता है कि आखिर में कैसे बिना चेकिंग के बाहर जा सकता हूँ। तभी इनके पास रेवन आ जाती है, जो कूपर की बेटी को जाते जाते बाय बोलती है। तब कूपर रेवन से कहता है कि मैं 2 मिनट आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, जिसके लिए रेवन भी मान जाती है। फिर कूपर उसे बता देता है कि जिस कातिल को पुलिस ढूंढ रही है और जिसके लिए ये सारा कॉन्सर्ट वाला जाल बिछाया गया है, वो और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। वो फिर रेवन को उस लड़के की रिकॉर्डिंग दिखाकर बताता है कि देखो, मैंने एक लड़के को किडनैप करके एक रूम में बंद कर रखा है। मैं जैसे ही एक बटन दबाऊंगा, जहरीली गैस कमरे में फैल जाएगी, जिससे उस लड़के की मौत हो जाएगी। अगर तुम चाहो तो इस लड़के की जान बचा सकती हो। तुम्हें बस हमें अपनी गाड़ी में यहाँ से बाहर लेकर जाना है, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस लड़के को मार दूंगा। अब रेवन, जो कि इस लड़के को जानती तक नहीं थी, उसकी जान बचाने के लिए मान जाती है। वो कूपर और उसकी बेटी को अपनी कार में बिठाकर यहाँ से ले जाने लगती है, और इस तरह कूपर पुलिस की आंखों के सामने से ही फरार हो जाता है और उन्हें कुछ पता नहीं चल पाता। थोड़ा दूर आने के बाद कूपर रेवन से कहता है कि हमें इधर ही उतार दो।
इस पर रेवन कहती है कि मैं आपका घर देखना चाहती हूँ, मैं आपको वहीं छोड़ दूंगी। घर देखने की बात रेवन जानबूझकर करती है और कूपर मजबूरी में अपनी बेटी के सामने उसे कुछ नहीं कह पाता। ये लोग जब घर आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि कूपर का एक बेटा और उसकी वाइफ भी है, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि वो एक कातिल के साथ रह रहे हैं। कूपर रेवन को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरी फैमिली को कुछ बताने की कोशिश की या फिर पुलिस को यहाँ भेजा तो मैं उस लड़के को मार दूंगा। रेवन उसकी फैमिली से बात करने लगती है और उन्हें ये भी बता देती है कि हमारा कॉन्सर्ट एक खूनी बूचर को पकड़ने के लिए जाल था। उसकी इन बातों से कूपर का दिमाग खराब हो रहा था। वो रेवन को कहता है कि मैडम आप बहुत बिजी सेलिब्रिटी हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब आपको चले जाना चाहिए। रेवन कहती है कि मैं जाने से पहले आपके पियानो पर एक गाना बजाना चाहती हूँ और कूपर की बेटी भी उसके साथ बैठ जाती है और वो गाना गाने लगती है। कूपर अच्छा बनने का नाटक करते हुए दोनों की वीडियो बनाने लगता है, पर जैसे ही गाना खत्म हुआ रेवन उसका फोन छीनकर बाथरूम में भाग जाती है और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेती है। कूपर जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और अपना मोबाइल वापस मांगता है, जिसे देखकर उसकी फैमिली को भी शक होने लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब जल्दी जल्दी रेवन उसके फोन से उस लड़के से बात करती है और पूछती है कि तुम इस वक्त कहाँ हो। तो लड़का बताता है कि मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बस एक शेर की टूटी हुई मूर्ति याद है और इस घर का दरवाजा नीले रंग का है। ये सुनकर रेवन को एक आइडिया आता है और वो इंस्टाग्राम पर लाइव जाती है और अपने फैन से पूछती है कि क्या ऐसी कोई जगह आप में से कोई जानता है जहाँ एक शेर की एक टूटी हुई मूर्ति है और आसपास एक नीले रंग के दरवाजे वाला घर है। नीले रंग के दरवाजे वाले घर में एक लड़का फंसा हुआ है और उसे आपकी मदद की जरूरत है। जिसके बाद रेवन अपने ड्राइवर को मैसेज करती है कि तुरंत पुलिस को कॉल करके यहाँ बुलाओ। तभी दूसरी चाबी से ताला खोलकर कूपर अंदर आ जाता है और कूपर ने अपनी फैमिली को ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया था। वो रेवन से अपना फोन लेकर सबसे पहले उस लड़के को चेक करता है और वो देखता है कि उस लड़के को कोई वहां से भगा ले गया है, जिसे देखकर कूपर को बहुत गुस्सा आता है और अब वो रेवन को गाड़ी में बिठाकर भागने लगता है। लेकिन तभी गाड़ी के सामने उसकी फैमिली विंडो से कूदकर कमरे से बाहर आ गई और उन्हें देखकर रेवन भी गाड़ी से उतरकर उनके पास चली जाती है। तब तक पुलिस भी यहाँ आ गई थी और चारों तरफ से घर को घेर लेती है। कूपर की फैमिली की रक्षा करने के लिए पुलिस एक गाड़ी में बिठाकर उनको यहाँ से ले जाती है। तभी एक पुलिस ऑफिसर रेवन को यहाँ कहता है कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। अब जब पुलिस घर को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि कूपर तो घर में है ही नहीं। दरअसल उसके घर के बेसमेंट में एक सुरंग थी जिससे वो वहां से भाग गया। अब हमें पता चलता है कि जो पुलिस ऑफिसर रेवन को यहाँ से ले गया था वो असल में कूपर ही था। वो पुलिस के कपड़े पहनकर बाहर आ गया था, इसलिए कोई उसे पहचान नहीं पाया और अब वो रेवन को हथकड़ी पहनाकर गाड़ी में बंद कर देता है और कहता है कि मेरे बहुत सारे ठिकाने हैं जिनमें से एक जगह पर हम जा रहे हैं और हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। जो सुनकर रेवन काफी घबरा जाती है। आगे चल के कूपर की गाड़ी ट्रैफिक में फंस जाती है और रेवन जैसे तैसे विंडो नीचे करती है और लोग उसे पहचान लेते हैं। रेवन उनसे मदद मांगने लगती है। तभी कूपर कार की विंडो बंद कर देता है, लेकिन अब लोगों ने चारों तरफ से गाड़ी को घेर लिया था। इस मौके का फायदा उठाकर रेवन जैसे तैसे हथकड़ी से आजाद होकर गाड़ी से बाहर निकल आती है। कुछ टाइम बाद यहाँ पुलिस आकर लोगों को हटाती है और चारों तरफ से गाड़ी को घेर लेती है। उन्होंने उसकी गाड़ी के टायर भी पंचर कर दिए थे, पर जैसे ही दरवाजा खोला गया तो देखते हैं कि गाड़ी में तो कूपर है ही नहीं। सीट पर सिर्फ उसकी पुलिस वाली यूनिफॉर्म पड़ी थी। दरअसल कूपर पहले ही भीड़ का फायदा उठाकर गाड़ी से निकल गया था। दूसरी तरफ कूपर की वाइफ वापस अपने घर में आ गई थी, जबकि उसके बच्चों को उनकी आंटी के घर छोड़ दिया गया था। घर के बाहर पुलिस खड़ी थी ताकि उसकी वाइफ की रक्षा कर सके। अब उसकी वाइफ ने किचन में जाकर देखा तो कूपर पहले से ही घर में आ चुका था। यहाँ बैठकर वो सोच रहा था कि आखिर पुलिस को पता कैसे चला कि कातिल उस कॉन्सर्ट में जाने वाला है। तो यहाँ उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि कूपर की वाइफ थी जिसका इन सब चीजों के पीछे हाथ था। दरअसल उसकी वाइफ को कूपर पर शक तब हुआ जब कूपर के कपड़ों पर उसने कई बार खून के दाग लगे देखे और उसके कपड़ों से हमेशा हॉस्पिटल के लिक्विड की स्मेल आती थी। अब एक दिन उसकी वाइफ ने कूपर का पीछा किया तो उसके दूसरे ठिकाने पर पहुंच गई। उस ठिकाने पर कूपर प्लानिंग करने जाया करता था। ये देखकर उसकी वाइफ को लगने लगा कि कहीं मेरा हस्बैंड ही तो खूनी बूचर नहीं है। फिर उसने अपने शक के आधार पर अपनी पहचान छुपाकर पुलिस को कूपर का ठिकाना बताया और वहां कॉन्सर्ट के टिकट भी रख दिए जिसमें कूपर अपनी बेटी के साथ जाने वाला था, जिससे पुलिस को एक हिंट मिल गया कि खूनी बूचर भी उस कॉन्सर्ट में आने वाला है। इसलिए उन्होंने बूचर को पकड़ने के लिए सारा जाल बिछाया।
लेकिन अब जब उसकी वाइफ को सच पता ही चल गया कि उसका हस्बैंड एक पागल कातिल है, उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, तो उसे दुख तो होता है, लेकिन साथ ही वो काफी डरी हुई भी थी। और अब कूपर अपनी वाइफ को मार देना चाहता था, पर उसकी वाइफ कहती है कि मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ फ्रूट केक खाना चाहती हूँ। इसलिए वो केक खाने बैठते हैं और कूपर केक खाते हुए कहता है कि मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चों को बड़ा होते हुए नहीं देख पाऊंगा। तुम्हें मारने के बाद मैं खुद को भी गोली मार दूंगा। और जैसे ही केक खत्म हुआ तो कूपर को एहसास होता है कि उसके केक में कोई नशे वाली चीज मिलाई हुई थी, क्योंकि उसे चक्कर आने लगा था। लेकिन वो फिर भी अपनी वाइफ को मारने की कोशिश करने लगता है। तभी यहाँ पुलिस भी आ गई थी और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाते हुए कूपर अपनी बेटी की जमीन पर पड़ी हुई साइकिल देखता है, जिसे उठाकर वो खड़ा कर देता है। उसकी बेटी आकर आखिरी बार उससे मिलती है और फिर पुलिस वैन में बिठाकर कूपर को ले जाती है। लेकिन रास्ते में हमें पता चलता है कि असल में कूपर ने अपनी बेटी की साइकिल में से एक तार तोड़कर अपने पास रख लिया था, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी हथकड़ी खोल लेता है और मुस्कुराने लगता है। यानी कि एक बार फिर इन सब की इतनी कोशिश बेकार गई। अब वो दोबारा से फरार हो जाएगा और लोगों को मारने का सिलसिला जारी रखेगा। और उसकी मुस्कुराहट के साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है और आप देख रहे हैं फिल्मी फन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर आप कूपर की वाइफ की जगह होते तो क्या करते। मैं आपसे फिर मिलूंगी। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।